आसान बिहार बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड और कोचिंग का नाम है आरंभ क्लासेस। हमारी नींद सब कुछ फ्री है। हमारी नींद वीरेंद्र डंगवाल ये लेखक का नाम है। अध्याय हमारा 9 और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरा पिक्चर को ध्यान से देखो। यह व्यक्ति क्या है, पूरी तरह से नींद में बेखबर है और कुछ लोग आ चुके हैं हमला करने के लिए। इसको पता ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है, इसको पता ही नहीं है क्या होने जा रहा है। तो बिल्कुल यही चीज है जिसको हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न नंबर एक, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। ये बिंब क्या है? देखो, बिंब का अर्थ होता है चित्र। कविता के पहले अनुच्छेद में कवि ने जीवन की विकास प्रक्रिया का एक आकर्षक चित्र बनाया। चाहे हम माने या न माने, यह सत्य है कि जीवन हमारे सुषुप्ति अवस्था में भी विकसित होता रहता है। अगर हम रात में सोते हैं तो भी जीवन चलता रहता है। कैसे? तो कहता है पेड़ पौधों का विकास नींद के दौरान भी निरंतर होता रहता है। अगर हम सोए हुए हैं तो क्या विकास बंद हो गया है? नहीं, कुछ लोग रात में भी तो काम करते हैं। तो कहता है अगर पूरी मानव जाति भी रात में सो जाए, अगर उस नींद में है, तो भी पेड़ पौधों का विकास हो रहा है। कई नए अंकुर पृथ्वी की सतह को तोड़कर उगते रहते हैं, नया जीवन हो रहा है। इस हमारी नींद गतिशील बिंब के माध्यम से कवि ने यह साबित किया है कि विकास की जो प्रक्रिया है वह हमारी जानकारी के बिना भी जारी रहती है। यह बिल्कुल उसी तरह से है। तुम नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी विकास हो रहा है, दूसरा लोग पढ़ रहा है, दूसरा लोग पढ़ रहा है, इसलिए तुमको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा पढ़ रहा है, प्रश्न नंबर 2, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? इस कविता में मक्खी के जीवन क्रम का उल्लेख है, तो सवाल है उसका क्या आशय है। तो चलो पढ़ते हैं। जैसे मक्खी का जीवन बहुत ही तुच्छ होता है, मक्खी का जीवन क्रम क्या है? बहुत ही तुच्छ होता है, उसे कोई भी मार देता है, ठीक है। वैसे ही गरीब लोगों का जीवन भी निकृष्ट होता है। गरीबों में जन्मे कुछ गरीब या तो अपनी दीनता के कारण समय से पहले ही मर जाते हैं, या अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण दंगों में मार दिए जाते हैं, या बमबारी या आगजनी में प्राण त्याग देते हैं। कहता है ये जो गरीब है ना, उनका जीवन मक्खी की तरह, इसलिए गरीब नहीं बनना है, याद रखना। इसलिए गरीब नहीं बनना है, पढ़ो लिखो और पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो और पैसा कमाओ। कहता है या तो गरीबी के कारण दम तोड़ देगा, या अगर आवाज उठाएगा कि मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, तो उसको दंगा में मार दिया जाएगा, आगजनी में मार दिया जाएगा, या बमबारी में मार दिया जाएगा। तो कवि का कहना है कि निर्मल लोग ही अत्याचारियों के अत्याचार का अधिक शिकार होते हैं, उनके जीवन का मूल मक्खी के समान होता है। इसलिए मक्खी का जीवन मत जियो, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 3, कई गरीब वस्तुओं, यहाँ कवि होगा, यहाँ क्या होगा? कवि। कवि गरीब वस्तुओं का क्यों उल्लेख करता है? तो देखो, कवि ने गरीब वस्तुओं का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब सुविधाओं और आराम के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया है, जिससे जीवन अक्सर लापरवाही का शिकार हो जाता है। यहाँ क्या है? बस्तियों, यानी यहाँ आराम की चीजें आ चुकी है, तो जब आराम आएगा तो हम क्या होगा हम लापरवाही का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए कहता है अब गरीब बस्ती के लोग जो है लापरवाही का शिकार हो गए हैं। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। क्या है प्रश्न नंबर 4? कवि ने किन अत्याचारियों को और क्या जिक्र करता है? अत्याचारियों कौन है और वो क्या करते हैं? तो कहता है हमारे पड़ोस से लेकर देश की सीमा पार तक बहुत सारे अत्याचारी, दहशतगर्द और खुदगर्ज लोग रहते हैं। क्लियर हो गया? जो अपने तुच्छ स्वार्थ, सुविधा और आराम के लिए समाज की सहज विकास प्रक्रिया को बाधित करते रहते हैं। यहाँ कवि ने उन्हीं लोगों की ओर संकेत किया है। ये सभी क्या है? अत्याचारी हैं। हालांकि कवि यह दिखाना चाहते हैं कि इन अत्याचारों और दहशतों के बावजूद जनजीवन का विकास पूरे जोश के साथ होता रहेगा। चाहे कितने भी अत्याचारी आ जाएं, जीवन की जो है वो बढ़ता रहेगा, जीवन जो है बढ़ता रहेगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? तो देखो, कुछ अक्सर ऐसे लोग हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर गलतियां करते हैं, लेकिन वे कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। गलती तो करते हैं लेकिन अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं।
वे अपनी गलती को मानने से इनकार कर देते हैं। तो कवि उसी के बारे में बात कर रहा है, तो कवि उसी के बारे में बात कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 6 आया, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। बिल्कुल वह यही है, क्योंकि हमारी नींद ये बताता है, क्या बताता है, कि हमारी लापरवाही आराम पसंद जीवन आगे बढ़ने में हमेशा बाधक बनती है। हम सोए हुए हैं, देखो सोना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम सोए रहेंगे, केवल सोए रहेंगे, तो फिर हम तो सोए रह जाएंगे, है ना। ये सब चीजें गतिशील जीवन की गति को शिथिल करती है। फिर भी हमारा जीवन विषम परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाली हमारी नींद की परवाह किए बिना निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। प्रस्तुत कविता में हमारा नींद जीवन का अवरोधक है। जीवन का क्या है? अवरोधक। हमें उतना ही सोना चाहिए जितना कि जरूरी है, और जीवन भी हमारी नींद से उत्पन्न बाधा की प्रभाव के बिना आगे बढ़ता है। और अगर कोई सोया हुआ भी है तो भी हमारा जीवन बढ़ते रहता है। हम सोएंगे, कल फिर सुबह उठेंगे, फिर कल हम सुबह उठेंगे। तो इसलिए इस कविता में शीर्षक हमारा नींद क्या है? सार्थक। तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 7, स्वप्रसंग व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। देखो, कहता है समाज के जो गरीब और मेहनतकश लोग हैं उसके जीवन शैली का चित्रण किया गया है। अगर तुम जाओगे गरीब बस्तियों में घुसोगे तो वहाँ लाउड स्पीकर हमेशा जोर से ही बजता है। साथ ही यह स्पष्ट करना चाहता है कि मेहनतकश लोगों का समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन समाज के जो सुविधा संपन्न लोग हैं ना तो इन गरीब बस्तियों को उचित मेहनत तना देते हैं और उनका कोई महत्वपूर्ण होता है। फिर भी गरीब लोग विपरीत और विषम परिस्थितियों में जिंदा दिली और उत्साह के साथ जीते हैं। देखो, गरीब बस्तियों में भी कहता है देवी जागरण पूजा पाठ केवल अमीरों के लिए नहीं है, ये गरीब बस्तियों में भी हो रहा है और लाउड स्पीकर पे हो रहा है। यानी वो लोग अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, उत्साह के साथ जी रहे हैं, जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं। लाउड स्पीकर की ध्वनि अपने अधिकारों के प्रति इनकी निरंतर बढ़ रही है, जागरूकता की ओर संकेत करती है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ख, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, अन्य अत्याचारियों के पास सभी साधन है। तो देखो क्या है, कहता है आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विभिन्न हथकंडे अपनाकर, अत्याचारी के पास जो साधन होगा वो क्या होगा? गरीब लोगों को तंग करने के लिए होगा। का सभी हथकंडे अपनाकर सामाजिक व्यवस्था और विकास प्रक्रिया को बिगाड़ना चाहते हैं। फिर भी आम आदमी इन सब समस्याओं को सहते हुए भी निरंतर विकास की ओर बढ़ता है। सारा बाधा है उसके आगे, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। वह मेहनत करता है, अत्याचार सहता है और जरूरत पड़ने पर एकजुट होकर अपनी आवाज भी उच्च करता है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 7 का ख हो गया, 7 का ग, हमारी नींद के बावजूद। कहता है हमारी नींद रहे फिर भी जीवन जो है गतिशील है, वही बात है। कहता है आम जीवन की जो विभिन्न समस्याओं और आकांक्षाएं हैं उसकी अनदेखी करते हैं, उनसे बेखबर भी रहते हैं, नींद में है। फिर भी आम जनजीवन बदहाली और तंगी के बीच भी निरंतर गतिशील रहता है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा की शक्ति है या सीमा? कोशिश। देखो, जब इस कविता को पढ़ोगे तो तुमको सब अर्थ पता होगा। तो कहा कि क्या ऐसा तो नहीं है जो कवि हैं उनको भाषा का ज्ञान नहीं है, या यह कविता की शक्ति है? तो यह कविता की शक्ति है। यह कविता की क्या है? शक्ति है। सरल शब्दों का प्रयोग करना भाषा की शक्ति नहीं बल्कि उसकी सीमा है। ये एकदम सच बात है। फिर भी भाषा की कविता में जटिल शब्दों की भी सीमा होती है, लेकिन जब हम जटिलता की सीमा को पार करके सरल शब्दों की सीमा में रहकर कविता लिखते हैं तो सरल शब्दों का प्रयोग भी उसकी सीमा ही माना जाता है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर समाप्त हो गया। अब है 9 नंबर जो कि है ग्रामर। तो हमने कहा है हम सभी ग्रामर को एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ें, जिसमें ये सारा शब्द को हम उसमें डालेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस पर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।